कभी दीवारों में कैद, अब सपनों की खोज में हिमाचल की जेलें अंधेरों की नहीं उजालों की कहानियां बुन रही हैं। बिल्कुल जेल की दीवारें ऊंची होती है, लेकिन आपके सपनों की उड़ान, आपकी उम्मीदों की उड़ान उनको पार कर सकती है। और ये विश्वास दिलाता है हिमाचल प्रदेश का कारागार एवं सुधार सेवाएं विभाग। सुधार की राहें आसान नहीं होती, बिल्कुल भी आसान नहीं होती, लेकिन अगर सही दिशा और दृढ़ नेतृत्व है तो कुछ भी असंभव नहीं है। हिमाचल प्रदेश की कार्य प्रणाली और खास तौर पे कारागार प्रणाली जो है वो सुधारात्मक परिवर्तन की दिशा में अग्रसर है और नए आयाम स्थापित कर रही है। हाल ही में आईजीआर की रिपोर्ट आई है। 2025 की इस रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को छोटे राज्य की सूची में दूसरा स्थान हासिल हुआ है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। नमस्कार, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गौतम। आज कार्यक्रम का विषय है कैद से सुधार तक हिमाचल का कारागार तंत्र। दर्शकों, जब हम एक सभ्य समाज की बात करते हैं तो उसके निर्माण के लिए केवल कानून नहीं बल्कि सुधार प्रणाली का भी उतना ही दृढ़ और उतना ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्योंकि जब किसी भी कैदी को कैद में भेजा जाता है तो उसको सिर्फ सजा देना, दंड देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसको एक अवसर भी दिया जाना चाहिए, और वही अवसर देता है कारागार विभाग। उस अवसर में वो व्यक्ति अपने आप को बदलता है, आत्ममंथन करता है और वापस समाज में जाकर एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करता है। और यही पक्का करता है कारागार विभाग। हिमाचल प्रदेश का कारागार विभाग न केवल कैदियों को ये सुविधा दे रहा है, न केवल उनकी निगरानी और सुरक्षा का ध्यान रख रहा है, बल्कि उनके लिए उनकी शिक्षा, उनके कौशल, उनकी मानसिकता और उनके पुनर्वास के लिए भी कोशिशें कर रहा है, व्यवस्थाओं को मजबूत कर रहा है। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो हमें बताएंगे उन दीवारों के पीछों की कहानियां और उन अनुभवों को हमारे साथ साझा करेंगे कि इन परिवर्तन के लिए क्या क्या प्रयास जो है वो हिमाचल प्रदेश कारागार विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश कारागार विभाग एवं सुधार सेवाएं की महानिदेशक संजीव रंजन ओझा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सर, सबसे पहला सवाल तो यही रहने वाला है कि हाल ही में आईजीआर 2025 की रिपोर्ट आई है जिसमें आपके विभाग को दूसरा स्थान मिला है। एक बड़ी उपलब्धि प्रदेश के लिए, कारागार विभाग के लिए। कैसा लग रहा है, कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है और 22 में हमारा छठा स्थान था, दूसरे स्थान पर आए हैं, तो ये मनोबल को बढ़ाने वाला है। और एक जो टीम हमारे साथ काम कर रही है उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिल रही है, और इसलिए हमारा सभी का मनोबल बहुत ऊंचा है। और जहाँ भी मैंने विज़िट किया है वो लोग बहुत खुश हैं और उनका आत्मबल बढ़ा हुआ है। ठीक है सर, हिमाचल प्रदेश के कारागार की जब बात करते हैं, कितनी जेलें हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में? क्या इनफ है कैदियों की संख्या जो है? क्योंकि काफ़ी हम देखते हैं कि आए दिन जो है कुछ रिपोर्ट्स आती है कि कैदियों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, ओवरलोडिंग हो रहा है। कितनी जेलें हैं, किस तरह से व्यवस्था परिवर्तन करते हैं? हिमाचल में 14 जेल्स हैं, उसमें कुछ सब जेल्स हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं और 2 सेंट्रल जेल्स हैं जो आदर्श सेंट्रल जेल्स हैं, कंडा जेल और नाहन जेल। सब जेल हमारे कल्पा में है और एक नूरपुर में है और एक नालागढ़ में। अभी हमारे पास करीब 3000 कैदी हैं जो अंडर ट्रायल्स और कन्विक्ट को मिला के हैं टोटल। और ये संख्या बढ़ती घटती रहती है, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम होते हैं, बट एवरेज 3000 का स्ट्रेंथ है। हमारी कैपेसिटी जो है वो हमारी करीब 2500 से 2600 के आसपास है। तो ये आप समझ लीजिए कि हमारी ओवर क्राउडिंग हर जेल में है। जितनी हमारी कैपेसिटी उससे ज़्यादा उसमें इनमेट्स हैं। इसके लिए हमने प्रयास किया है, 2 नई जेलें बन रही हैं, एक कुल्लू में, एक मंडी में। वो नई जेलों में चूँकि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, लैंड पहले अलॉट हुआ, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हिमूडा उस पर कार्य कर रहा है, बट इसमें टाइम लग रहा है। पिछले 8-10 सालों से काम हो रहा है। और 2 और जगह सोलन और धर्मशाला में हम लैंड चयनित कर रहे हैं और वो टेकअप किया हुआ है हमने डीसी से कि हमें लैंड अलॉट किया जाए ताकि उन्हें भी हम बड़े जेलों में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि वो बड़े रेजिडेंशियल एरिया में क्राउडेड जगहों पे हैं, तो उनको बदलना आवश्यक है।
ठीक है। तो सर अगर प्रशासनिक और सुरक्षा पक्ष की अगर बात करते हैं तो जेलों के अंदर किस तरह से जो है जो कैदी है उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है, किस तरह से तमाम जो प्रयास आपकी तरफ से किए जा रहे हैं जिसके लिए कि आपको एक रिकग्नाइजेशन भी मिला है आईजीआर की तरफ से, उनको किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो जेलों में किस तरह से उन पर काम किया जाता है? देखिए, ये जो बड़े जेल्स हैं जैसे कंडा जेल है उसमें स्टाफ भी ज़्यादा होता है, और जो छोटे जेल है होते हैं उनमें स्टाफ कम होता है, और स्टाफ की कमी भी हमारे पास बहुत थी। तो हमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये आर्म्ड नहीं होते, उनको हथियार नहीं दिए जाते, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, तो इसीलिए हथियार बाधित है, उनको दिया नहीं जाता है। बट हमारे पास एंट्रेंस से लेके एक्सेस कंट्रोल, जब आप घुसते हैं जेल में, उसमें हमारी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। जेल में अगर कोई फ़ोन यूज़ हो रहा है या कोई स्मगल हो रहा है उसके लिए स्कैनर्स लगे हुए हैं, और फ़ोन को डिटेक्ट करने के लिए हम सरप्राइज़ चेक्स करते हैं ताकि कोई फ़ोन ना अंदर जाए, या स्कैनर के माध्यम से हम चेक करते हैं कि कोई अनऑथराइज्ड स्मगल्ड गुड्स ना जाए। इसके अलावा बैरक्स बने हुए हैं, बैरक्स में हम इंश्योर करते हैं कि ऐसी कोई भी व्यवस्था चीज़ वहाँ ना हो जिससे कि कोई कैदी अगर डिप्रेशन में है तो वो अपने आप को नुकसान पहुँचाए, क्योंकि उसको जब वो जेल में जाता है तो चार दीवारी के बीच में उसकी मनोस्थिति बिगड़ने लगती है, उसको समय लगता है एक्सेप्ट करने में कि भाई अब यहीं रहना है, वो डिप्रेशन में जाने लगता है। तो एक स्टेज आता है, तो उसको डिप्रेशन को हैंडल करने के लिए डॉक्टर्स हैं। अभी हमारी हर जेल में डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, बट 4 जेलों में डॉक्टर्स का प्रावधान है। तो डॉक्टर्स मेडिकेशन देते हैं, और कुछ एडिक्टेड लोग भी आते हैं, और एडिक्शन से जो प्रभावित होते हैं उनका एडिक्शन, उनको ड्रग्स नहीं मिलता है, वो परेशान रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनडीपीएस के केसेस बहुत हो रहे हैं, चिट्टे के केसेस बहुत हो रहे हैं। तो अंडर ट्रायल्स जो आते हैं बहुत आते हैं, वो उनके विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं, वो डिप्रेशन में जाते हैं, वो वायलेंट भी हो जाते हैं। तो उनको हैंडल करने का एक एसओपी बनाया गया है, बट कई बार वो झगड़ा भी करते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरे साथियों से लड़ जाते हैं। तो उसके लिए मेडिकेशन है, और उनका एक रूटीन बनाया जाता है ताकि वो धीरे धीरे अपने आप पर काबू कर पाएँ, और वो फिर से एक्सेप्ट करके, और उनको काम से, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में कोई काम दे के उनको सिक्योर किया जाए, उनको फील करें कि हाँ आप अच्छे हैं और आपकी सेवा में हम लोग हैं। ठीक। तो जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि स्टाफ की कमी के रहते कुछ जी, दिक्कतें आप लोग फेस कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने सरकार से भी बात करी है? हाँ, बात की है, और हमने रिसेंटली 90 लोगों का 97 की रिक्रूटमेंट मेरे आते ही ये पड़ा हुआ था काफ़ी समय से। तो हमारे किसी इनमेट ने ही एक वेबसाइट बनाया हमारा रिक्रूटमेंट का, उसी के व्यवस्था से हम खुद ही 90 लोगों को रिक्रूट करने में सक्षम हुए, और उनकी ट्रेनिंग भी हमने पीटीसी ड्रो में करवाई, और उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। जो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है वो पूरी है, और वो अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अलग अलग जेलों में उनको भेजा गया है। 2 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, उसके बाद वो अपने स्थान पे उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है सर, जैसे आपने जिक्र किया कि जब जेल में जो कैदी आते हैं, जो अंडर ट्रायल्स भी है, कुछ लोग जो है काफ़ी एज्ड लोग हैं, तो उनका तालमेल किस तरह से बनाते हैं आप लोग? क्या कैटेगराइज करके अलग अलग उनको रखा जाता है? कुछ इस तरह से कोई काम जिस तरह से कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि एक जब यंगस्टर जो है आजकल बहुत ज़्यादा, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि मादक पदार्थों के सेवन का जो है वो, इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा प्रचलन युवाओं में बढ़ गया है कि युवाओं से जेलें भर गई हैं बेसिकली। जी। तो किस तरह से वो तालमेल बनाने में कामयाब होते हैं आप लोग? क्योंकि आपने कहा कि डॉक्टर्स भी जो है वो केवल 4 जेलों में है, बाकी की जेलों में डॉक्टर्स नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि बट वो साइकियाट्रिस्ट की हेल्प, साइकियाट्रिस्ट अलग से अपॉइंट किए जाते हैं क्या? हाँ, हम जब मैं आया तो हमने टेकअप किया कि हमारे काउंसलर्स दिए जाएं। तो उनको तो सरकार ने अभी सैंक्शन किया है काउंसलर्स की कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, ये सैंक्शन हो गया, तो हम लोकली अब उस पर काम कर रहे हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम ले सकें। Okay. और अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे और जो साइकियाट्रिस्ट है उनके लिए हम बड़े जेलों में उनको भेजते हैं। कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उनको हम बड़े जेलों में, जैसे मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है शिमला में, वहाँ भेजा जाता है, या रीजनल हॉस्पिटल्स में भेजा जाता है। मगर
ये जो आप कह रही हैं कि जो कन्विक्ट्स हैं, कन्विक्ट्स को अलग रखा जाता है, उनका बैरक अलग होता है, और जो अंडर ट्रायल्स हैं उनका बैरक्स अलग होता है। अब कुछ गैंगस्टर्स भी आ रहे हैं, जैसे ऊना के जेल में हैं, नाहन के जेल में हैं, और क्योंकि क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम भी बढ़ रहा है, बिल्कुल। तो हमारा कई बार ये जैसे अभी हाल ही में कल परसों आपने अखबार में पढ़ा होगा, बिलासपुर जेल में कैदियों ने हड़ताल कर दी जो अंडर ट्रायल थे। उन्होंने हड़ताल इसलिए की क्योंकि हमारी चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट हो रही थी। ये वो गैंग है जिन्होंने एक्स एमएलए पे हमला किया था, तो ये लोग नहीं चाहते कि उनकी चेकिंग हो। हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि कुछ स्मगल्ड गुड्स चार दीवारी से ऊपर से फेंका जा रहा है, तो चेकिंग स्ट्रिक्ट कर दी गई थी। अब इन्होंने हड़ताल पे चले गए कि हम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि ये व्यवस्था बंद की जाए, बट हमने उनको बड़े जेलों में ट्रांसफ़र करने का आदेश कर दिया। अब 6 लोग चले गए, और सबको इकट्ठा नहीं रखते हम, 6 लोग को कंडा जेल भेज दिया, 6 को नाहन जेल भेज दिया, ताकि ये ऑर्गेनाइज्ड उनका गैंग जो है वो टूट जाए। ये हमारी ऊना में भी ऐसा ही हुआ था। एक बार गैंगस्टर्स हमारे अपने ही जेलर को धमकियां दे रहे थे बाहर से, पंजाब से टेलीफोन के द्वारा, तो कि आप बाहर निकलो, हम आपको देख लेंगे। तो हमने उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया और अलग अलग जेलों में भेज दिया, तो वो गैंग टूट गया, तो फिर वो अपने आप ही सुधर गए। ठीक है। तो सर, अगर सुधारात्मक गतिविधियों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जैसे कि अच्छा प्रदर्शन जो है वो कारागार विभाग कर रहा है, खासतौर पे सुधारात्मक गतिविधियों को लेकर। अलग अलग जब हिमाचल प्रदेश में कोई बड़े ओकेजन्स होते हैं, वहाँ पर भी कैदियों द्वारा तैयार सामान की प्रदर्शनी लगाई जाती हैं, कैफ़ेज़ खोले जा रहे हैं, जहाँ पर वो अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका उन्हें दिया जा रहा है। किस तरह की कोशिशें हैं, कौन से ऐसी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें? हमारी एक सोसाइटी है, हिमकारा सोसाइटी करके रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जो भी कारागार में इस तरह की वेलफेयर एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जो जॉब्स क्रिएट किए जाते हैं, इंडस्ट्री चलाई जाती है, वो इसी के तहत चलाई जाती है। और इसमें कार वॉशिंग, कैफ़े जैसे आपने जिक्र किया, उसके अलावा हम बुनाई, वीविंग का भी शॉल्स बनाते हैं, और चादर बनाते हैं, टोपियाँ बनाते हैं, और कारपेंट्री और लोहे के सामान जैसे कि कुर्सी चेयर आपको चाहिए वो भी बनाते हैं। और हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था छोटे जेलों में भी जाए। अभी तो बड़े जेलों में जैसे कि धर्मशाला, कंडा, नाहन, सोलन, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो भी काफ़ी पॉपुलर हैं। मार्केट में भी हम रिटेल में भी बेचते हैं। जैसे आईजीएमसी में एक आउटलेट है हमारा, हाई कोर्ट में एक आउटलेट है, और एक विजिलेंस हेडक्वार्टर पे एक आउटलेट खोला अभी रिसेंटली हमने। तो इसकी डिमांड बहुत है, और ये मार्केट रेट से काफ़ी कम में मिलता है, और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। सर, रेट का जिक्र कर रहे हैं आप, तो इससे जो आय अर्जित होती है वो टोटल आय क्या उस कैदी को जिसने वो प्रोडक्ट तैयार किया उसे, या विभाग को भी इससे कोई फ़ायदा होता है? इसमें ऐसा है, एक गाइडलाइन है जिसके तरह सरकार ने निर्धारित किया है कि वेजेस दिए जाएंगे जो कैदी जो काम करेगा। ठीक है, तो इसमें उनको जितना काम करते हैं उसके हिसाब से स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, दो कैटेगरीज में बांटे गए। तो स्किल्ड वाले को ज़्यादा दिया जाता है, अनस्किल्ड वाले को कम दिया जाता है, बट वो सिखाने का माध्यम भी है। अनस्किल्ड जैसे हमारे पास सुइंग मशीन्स हैं, और तो वो मान लीजिए अभी 16 हैं कांडा जेल में, तो 12 जैसे हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं, और 4 जो नए आए हैं, क्योंकि ये बेल आउट भी हो जाते हैं और कन्विक्ट से ये इनको रिहाई भी हो जाती है, तो नए को हमें लाना पड़ता है, सिखाना भी पड़ता है। और हम अब और भी उसमें सोच रहे हैं कि जैसे आपका ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है हिमीरा का, जैसे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, उसके साथ हमने टाई अप किया है, और 5 प्रोडक्ट्स को हम अभी लॉन्च कर रहे हैं हिमीरा के थ्रू। वो प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, उसका कैसा रिस्पांस रहता है, तो बाकी प्रोडक्ट्स को भी हम ताकि लार्जर मार्केट मिले और हमारा आय भी ज़्यादा बढ़े, और हम और जगह भी इस तरह की व्यवस्थाएं कर सकें।
ठीक है सर, क्या भविष्य में कोई जेल मॉडल तैयार करने को लेकर, डिफरेंट जेल मॉडल लेकर कोई तैयारियां चल रही, क्योंकि ओपन जेल का कॉन्सेप्ट हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, इसको लेकर कुछ तैयारियां या भविष्य में कुछ बनाने हमने का? ओपन जेल बिलासपुर में बना रखा है और कैथू में भी कुछ एक एक पोर्शन भी दिया है जहाँ पे आप ओपन जेल इनमेट्स रहते हैं। Okay. वो व्यवस्था ऐसी है कि वो उनके व्यवहार पे निर्धारित होती है। अगर मान लीजिए वो उसको 14 साल की सज़ा हुई है कन्विक्ट को, और ये कन्विक्ट ही को भी ही अलाउड है, अंडर ट्रायल तो अलाउड ही नहीं है। तो कन्विक्ट को अगर वो उसका व्यवहार अच्छा है और कोई सज़ा नहीं मिली है, मान लीजिए वो पैरोल पे गया और टाइमली ही आया हर बार, और कोई झगड़ा नहीं, कोई इनडिसिप्लिन नहीं, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है, तब हम उसको ओपन जेल में कन्वर्ट करके उसको डाल सकते हैं। उसमें ऐसा होता है कि वो सुबह जाएगा, अपनी जीविका अर्जित करने किसी जगह काम पे लग जाएगा अपने स्किल के अनुसार, और शाम को आएगा वापस जेल में वापस। अच्छा। और वो उसको वो सब इकट्ठे रहते हैं और उनका बैरक अलग होता है। ओके, ये ओपन जेल का ओपन concept जेल है कि concept आप है। अपने हिसाब से दिन में आप काम करिए, शाम में वापस जी, लौटिए अपने जी, बैरक में। जी, सर, जी। ई प्रिजन जो है, ई प्रिजन प्रणाली पर भी काफ़ी काम हुआ है, इसको जी। लेकर क्या हिमाचल प्रदेश में भी काम हो रहा है? बिल्कुल, ई प्रिजन पे इनफैक्ट ई प्रिजन ICGS है, इंटीग्रेटेड जस्टिस सिस्टम का एक भाग है ई प्रिजन। उसमें प्रावधान है कि अभी हमारे जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रिमांड दिए जाते हैं। जुडिशियल रिमांड हुआ या एक्सटेंशन ऑफ जुडिशियल रिमांड। और दूसरा ई ट्रायल का भी प्रावधान है, ई बेल का भी प्रावधान है कि जाना न पड़े, क्योंकि जब आप ले जाते हो कैदी को तो पुलिस विभाग का मैन पावर लगता है, क्योंकि हम प्रिजन डिपार्टमेंट का मैन पावर नहीं जाता है। और उसको ले जाने में मान लीजिए कोई बहुत डेंजरस क्रिमिनल है, उसको ले जाने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, तो 2-4 आदमी लगाने पड़ते हैं या गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ती है, हथकड़ी लगानी पड़ती है। तो इसलिए ये हमने रिक्वेस्ट भी हाई कोर्ट से किया, उनके भी नोडल ऑफिसर से, कि भाई आप कम से कम शुरुआत ई बेल से करिए। अभी हिमाचल में बहुत नहीं है, बट रिमांड वाला चल रहा है। और ई कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम मुलाकात भी कराते हैं। मान लीजिए कोई सहारनपुर का है, कोई झारखंड का है, कोई अफ्रीका का है, तो ई कॉन्फ्रेंसिंग से अपने परिवार से वो मिल सकता है, बात कर सकता है, वो है। और एक हमारे पास टेलीफोन भी होता है, जो टेलीफोन पे वो मतलब बॉक्स टाइप का, वो उसको उस पे वो रिकॉर्डिंग भी होती है कि क्या बात हो रही है। Okay. और क्योंकि मोबाइल से अलाउड नहीं है वो, तो उस पे वो बात करके अपने फैमिली से टच में आ सकता है। तो बेसिकली तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर चाहे CCTV कैमरा की बात हो या फिर ई जो प्रिजन है इसकी बात हो। हिमाचल की जो जेलें हैं वो पूरी तरह से तकनीकी तौर पर सशक्त है। पे, हाँ। और हमने 2-4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉडर्नाइजेशन में लास्ट ईयर 4 करोड़ रुपए दिए थे, उससे भी हमने काफ़ी, जैसे अब मान लीजिए अचानक सरप्राइज चेक करना, वो चाइनीज़ मोबाइल्स बहुत छोटे आते हैं, बिल्कुल, वो कई बार पता नहीं लगते और वो स्मगल हो जाते हैं, या तो कनाइवेंस से हो या किसी तरह से। तो फिर वो हमने डिटेक्टर के लिए एक दिल्ली की फर्म से वो महंगी एक मशीन खरीदी, जिससे कि दीवारों में मान लीजिए छुपा देते हैं या फिर आपके बैगेज में छुपा हुआ है, वो डिटेक्ट कर लेता है मोबाइल को। ग्रेट। सर, अगर महिलाओं की बात करें, मानवाधिकार और संवेदनशील पहल की अगर बात करें, तो महिला कैदी जो है और उनके बच्चे हैं, क्या उनके लिए कोई विशेष सुविधा, अलग से कोई प्रावधान व्यवस्था की गई है जेल प्रबंधन की तरफ से? जी है। अगर महिला के साथ बच्चा है कोई, तो उसके लिए हम सभी ऐसी महिलाओं को कंडा जेल में ही रखते हैं। वहाँ पे बच्चे की रखने की व्यवस्था है। वो उसके लिए सारे, और 6 साल का बच्चा को हम रखते हैं। तो वहाँ पे ये प्रावधान है और वहीं पे ये व्यवस्था की गई है, ताकि कहीं पे भी अगर मान लीजिए कोई एडमिट होता है किसी और जेल में, तो उसको ट्रांसफ़र करके हम कंडा जेल ले आते हैं। अच्छा। क्योंकि पूरी व्यवस्था वहाँ बनी हुई है। और मानसिक तौर पे जो बीमार कैदी है उनके लिए? मानसिक तौर पे अगर मान लीजिए बीमार है, जैसे बीमारी का आप बात करनी है, कई सीरियस बीमारियाँ होती हैं, कईयों की किडनी फेल हो रही हैं, डायबिटिक हैं, और एक तो मैं आपको एग्जांपल बताऊं
कि कंडा जेल में एक कैदी उसके मतलब मादक पदार्थ का सेवन करता था 10-12 सालों से। जब आया तो विथड्रॉवल सिम्टम्स हुए, डिप्रेशन में गया, उसके बाद सीजर्स हो गए, उसको आईजीएमसी भेजा गया कई बार, उसके बाद उसको सीजर्स हो गए, 2 बार सीजर्स हुए, उसके बाद तीसरी बार वो पैरालाइज्ड हो गया। हमारा डॉक्टर भी है वहाँ पे, और उसके घर वालों से अप्रोच किया गया तो उन्होंने मना कर दिया लेने से। कई बार घर वाले भी मना करते तो प्रिजन डिपार्टमेंट ने खुद ही उसकी सेवा करी। अब वो मोबाइल हो गया है। एक कन्विक्ट को 24/7 लगाया गया उसकी सेवा करने के लिए। उसका नाम सुनील है, आज भी है वो, और अब वो चल फिर सकता है। और उस बहादुर नाम का कोई नेपाली है जिसने उसकी बहुत सेवा करी और आज वो खड़ा है। और ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। तो मेंटल डिप्रेशन के लिए एक प्रोटोकॉल बना दिया गया है। उस प्रोटोकॉल के हिसाब से काम होता है, ताकि और अगर ज़रूरत पड़ती है तो रीजनल हॉस्पिटल्स में उनको भेजा जाता है। हमारे यहाँ फार्मासिस्ट हर जगह है, दवाइयाँ हम मुफ्त देते हैं, सरकार देती है, तो इलाज मुफ्त है उनका क्योंकि अगर आप इलाज ढंग से नहीं करती हैं तो लीगल सर्विसेज विंग जो है उस पर वो चेक करते हैं, हाँ एक्शन ले सकते हैं। और सेशन जज भी इंस्पेक्शंस करते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी उस पर आता है। ठीक है सर, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो जेल प्रबंधन है वो केवल आपको सज़ा नहीं देता है, आपके सुधार के लिए तो कदम उठाता है, लेकिन एक मानवता का जो पहलू है उसको भी निभा रहा है। जब आपका परिवार भी लेने से इनकार कर रहा है तब भी वो आपके साथ खड़े हैं, आपकी सेवाएं कर रहे हैं। सर, आपका भी एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आपके अनुभव की अगर बात करें तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने इतने सालों में किया हो जहां पर आपको लगा हो कि हाँ, हमारी जो सेवाएं हैं, हम जो सुधार समाज में लाना चाहते हैं वो कामयाब रहे हैं? देखिए, पुलिस का काम है क्रिमिनल को पकड़ना और जज का काम है सजा देना और उसको समाज में दोबारा वापस आश्रम की तरह उसके नए रूप में लाना ताकि वो सम्मानजनक जीवन यापन करने लायक हो सके और समाज उसको दोबारा एक्सेप्ट कर ले। उसके ऊपर जो दाग लगा है वो दाग हट जाए, क्राइम वाला। ऐसे कई केसेस हैं, जैसे अब मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, हाँ, बट इनमें ऐसे हैं जो योगा करके, आर्ट ऑफ लिविंग के क्लासेस करके और जो आपके सदगुरु के क्लासेस करके उन्होंने अपने आप को इतना सुधार लिया है। गीता के पाठक्रम होते हैं वहाँ पे, रामायण के उन पे, हाँ, तो उन्होंने अपने आप को इतना सुधार दिया, अपने आप पर इतना काम कर लेते हैं खुद पे कि वो एक ऑलमोस्ट नया व्यक्ति बन जाता है, एकदम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। तो परिवार वाले भी अचंभित हो जाते हैं कई बार कि हुआ क्या इसको, ये तो नया बिल्कुल ही चेंज्ड मैन है। तो ऐसी स्थिति आती है और ये सुधारात्मक, ये मैं इसीलिए मैं प्रिजन डिपार्टमेंट को बड़ा अहम मानता हूँ। आपकी नज़र में अगर एक आदर्श जेल की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए? बहुत ही कम शब्दों में सर, समय की थोड़ी सी पाबंदी है। जी, पहले तो हमें इनको ये समझना चाहिए कि ये हमारे ही समाज के अंग हैं। जो इनमेट्स आए हैं ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है। वो एटीट्यूड, आप पापी से वो घृणा ना करो, जैसे गांधी जी ने कहा, पाप से करो। तो इनको जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये, और जब रहते रहते हमें पता लगता है कि ये हमारी ही तरह है, इनका भी सिस्टम वही है जो हमारा है, ये गलती एक बार हो गई है और उसके बाद वो काम करने को तैयार है, सुधार रहा है, तो हमें हमारे प्रिजन डिपार्टमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए और वो फैसिलिटेट करना चाहिए, ये एटीट्यूड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना एक अनुभव हमारे साथ साझा किया, इतना लंबा एक्सपीरियंस आपका जो है हमारे दर्शकों को बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और कीमती वक्त जो आपने हमारे लिए निकाला है। बहुत थैंक यू। आपने प्रिजन डिपार्टमेंट पे फोकस किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जो जेल की दीवारें हैं वो केवल दीवारें नहीं है, बल्कि वो समाज का वो दर्पण है जहां पर एक व्यक्ति पश्चाताप करता है और पश्चाताप करने के बाद उम्मीद करता है, इंतजार करता है कि उस दीवारों से बाहर निकलने के बाद उसको समाज अपनाएगा और वो समाज उसे एक नया जीवन जीने की उम्मीद देगा। बात केवल कैद की नहीं है, बात सुधार की है, बात पुनर्वास की है। कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।